के सेशन में बात करते हैं लद्दाख और लद्दाख के हीरो सोनम वांगचुक की। कौन है सोनम वांगचुक? क्या मुद्दा है लद्दाख का? क्यों आखिर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लद्दाख सुलग रहा है, लद्दाख जल रहा है? लद्दाख के लोग लगभग 30 से 40 हजार के लोग इतने कम तापमान पर क्यों आंदोलन करने के लिए विवश या मजबूर हैं? तो इन सब पहलुओं पर चर्चा करने से पहले हम संविधान के उन प्रावधानों की चर्चा जरूर कर लें जिन प्रावधानों के द्वारा आदिवासियों के प्रशासन को शासित किया जाता है या आदिवासियों के प्रशासन को अधिनियमित किया जाता है या नियमित किया जाता है। सबसे पहले हम जान लें कि साथियों, सोनम वांगचुक लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है छठी अनुसूची में जिससे लद्दाख को कोई बड़ा फायदा होने वाला है कि लद्दाख हिमालय की उच्च श्रेणियों में स्थित काराकोरम पर्वत श्रेणियों में स्थित इसका दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी हिस्से में स्थित है। लद्दाख की भौगोलिक बनावट के कारण वहाँ पर जनजीवन बहुत ही दुर्लभ है। तापमान लगभग माइनस से हमेशा 15, 20 से लेकर 40 तक चला जाता है। ऐसी स्थितियों में मानव का जीवन वाकई दुर्लभ है। अब आज के अगर सिनेरियो में बात करें, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की जो बात उठ रही है, क्या है छठी अनुसूची और क्या है 5वीं अनुसूची? क्यों लद्दाख के लोग या लद्दाख के लोगों की आवाज़ सोनम वांगचुक उसे 5वीं अनुसूची में शामिल ना होने देने के लिए तैयार हैं और उसे 5वीं अनुसूची के स्थान पर छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए आंदोलनरत हैं? लद्दाख के इस पूरे प्रकरण को समझने और जानने के लिए हमें संविधान की तरफ चलना पड़ेगा। संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 का सब क्लॉज 1 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान करता है। वहीं संविधान के इसी अनुच्छेद का सब क्लॉज 2 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। आर्टिकल 244(1) भारत में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अतिरिक्त किसी भी राज्य में आदिवासियों के कल्याण और विकास के प्रशासन को अधिनियमित करता है और उसे नियमित भी करता है। आर्टिकल 244 का सब क्लास 2 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है और यह स्पष्ट तौर पर पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी कल्याण और विकास की बात को प्रावधानित करता है। अब यहां पर मूल अंतर आता है। अनुसूची 5 में जो आदिवासियों के प्रशासन की बात कही गई है और अनुसूची 6 में जो आदिवासियों के कल्याण और विकास की बात कही गई है, उन दोनों में मूल अंतर क्या है? उन दोनों में मूल अंतर स्वायत्तता का है, द डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। दोनों ही अनुसूचियों में जो आदिवासी कल्याण और विकास की बात की जा रही है, वहां पर शासन में आदिवासी खुद कितना स्वशासन की डिग्री में शामिल हैं, कितनी मात्रा में आदिवासी खुद के प्रशासन को चला रहे हैं, इस आधार पर दोनों अनुसूचियों में अंतर है। जहां 5वीं अनुसूची राज्य के प्रशासन के अधीन आदिवासियों के कल्याण और विकास को अधिनियमित और नियमित करती है, वहीं पर अनुसूची 6 में आदिवासियों को सशक्त और सबल बनाने के लिए उनको बड़ी मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की गई है। अनुसूची 6 के विभिन्न स्वायत्त राज्यों का प्रशासन वहां के स्थानीय जनजातीय समुदाय या आदिवासी समुदाय के द्वारा ही किया जाता है, जबकि अनुसूची 5 में शामिल जो भी राज्य हैं उनका या वहां का आदिवासी कल्याण प्रशासन या जनजातीय कल्याण और प्रशासन वहां के राज्यपाल के अधीन होता है। तो अनुसूची 5 के विषय में उस राज्य के राज्यपाल को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं या ज्यादा शक्तियां राज्य के राज्यपाल को प्राप्त होती हैं और वो अपने अनुशंसा के आधार पर वो केवल आदिवासियों के प्रशासन को नियमित और अधिनियमित करता है। तो जो भी अनुसूची 5 के राज्य हैं या अनुसूची 5 के अंतर्गत जिन जिन राज्यों में आदिवासी या जनजातीय समुदाय रहते हैं, वहां पर उनके विकास और कल्याण की जिम्मेदारी वहां के राज्यपाल की होती है और राज्यपाल के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार या राज्य की न्यायपालिका और राज्य की विधायिका का समान विस्तार आदिवासी प्रशासन और कल्याण पर देखा जाता है। दूसरी ओर जब हम अनुसूची 6 की बात करते हैं तो अनुसूची 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, जहां पर पर्याप्त मात्रा में
पर्याप्त मात्रा में जिलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदें हैं और अभी तो 125वें संविधान संशोधन विधेयक में ग्राम और नगर स्वायत्त परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो जो मुख्य लड़ाई है या मुख्य मांग है लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की, वो संभवतः लद्दाख को स्थानीय स्तर पर ज्यादा स्वायत्तता प्रदान किए जाने को लेकर है। अगर लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल हो जाता है तो लद्दाख की स्थानीय जनता को अपने मामलों में कानून बनाने का, अपने मामलों को नियमित करने का और अपने मामलों के प्रशासन का अधिकार मिल जाएगा, जैसा कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे 4 पूर्वोत्तर राज्यों में उनको प्राप्त है। ऐसी अवस्था में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको समझ में आ गया है कि यहां पर केवल और केवल अधिकारों के बंटवारे की बात है, अधिकारों के बंटवारे की लड़ाई है, इसके अतिरिक्त और कोई लड़ाई नहीं है। जो स्थानीय स्तर के नेता, जो स्थानीय स्तर के प्रभावशाली लोग वहां की जनता को नेतृत्व प्रदान करना चाहते हैं या उनका दावा है कि वो वहां की जनता को बेहतर समझते हैं, चूंकि वो उन्हीं भौगोलिक परिस्थितियों में पले बड़े हैं, तो वहां के इंटरेस्ट को वो ज्यादा बेहतर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इस आधार पर वो लद्दाख को बेहतर प्रशासन देने के लिए छठी अनुसूची में शामिल करने की निरंतर मांग कर रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम, विश्व स्तरीय नाम आजकल सोनम वांगचुक जी का है। सोनम वांगचुक एक बहुत ही बहुविविधायामी व्यक्तित्व हैं, पेशे से इंजीनियर, पढ़ाई लिखाई उनकी इंजीनियरिंग में है और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे सोशल फ्रंट्स पे बड़े काम किए हैं, बड़े इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजे भी गए हैं। उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, सिविल सोसाइटी ने कई मौकों पर रिकॉग्नाइज भी किया है। और ऐसे में अगर उनकी मांग है तो सरकार को उनकी मांग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी एक राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, अनुसूचित जनजातियों पर गठित राष्ट्रीय आयोग के द्वारा उसे छठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत की गई है। छठी अनुसूची में शामिल होते ही लद्दाख की लगभग 3 लाख आबादी को अपने स्थानीय मामलों के अधिकांश हिस्सों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, या ऐसा कहें कि उन्हें स्थानीय स्वायत्तता प्राप्त हो जाएगी, जैसा 4 पूर्वोत्तर राज्यों को प्राप्त है। अभी हाल ही में गठित हुए अनुसूचित जनजाति आयोग 2019 में, उसने भी लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत की और इस आधार पर अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है तो वहाँ के प्रशासकों को या राज्यपाल को छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार स्वायत्त जिलों का निर्माण करने की आज़ादी होगी और वहाँ के स्थानीय निवासियों को अपने स्थानीय मुद्दों को स्थानीय तरीके से, स्थानीय परंपराओं के हिसाब से, स्थानीय आदिवासी परंपराओं के हिसाब से प्रशासित करने की आज़ादी होगी और स्वतंत्रता होगी। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदिवासी जनजातीय समुदाय सदियों से जंगलों में या ऊंचे पहाड़ों पर समाज की मुख्य धारा से पृथक रहने वाला मानवीय समुदाय है, जिसने एक लंबे समयांतराल में मुख्य धारा से अलग रहने के कारण अपनी स्थानीय संस्कृति और अपनी स्थानीय परंपराओं का भी विकास कर लिया है और वो अपनी इन स्थानीय परंपराओं और संस्कृतियों में किसी तरह का बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए वो मुख्य धारा से हमेशा पृथक रहना चाहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आज़ाद भारत की सरकारों की हमेशा कोशिश रही है कि वो राष्ट्रीय मुख्य धारा में आकर राष्ट्रीय विकास का हिस्सा बने, उनके भी बच्चे शेष भारतीय नागरिकों की तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी सरकारी नौकरियों में जाएं और अपने विकास के अधिकतम संसाधनों को प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय संविधान ने कई सारे अनुच्छेदों में जो समानता और सोशल जस्टिस की बात कही है, उस सिद्धांत के अनुसार भी आदिवासी और जनजातीय लोगों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा के लिए उनको मुफीद करना, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और आर्टिकल 14 में तो विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। तो जो विधियों के समान संरक्षण की या कानून के समक्ष समता की बात कही गई है, वो महज औपचारिक घोषणा ना रह जाए, वो जमीनी स्तर पर भी लागू हो। इस बात के लिए जरूरी है कि जनजातीय और आदिवासी समुदायों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, निवास स्थान के आधार पर
या उनकी जाति के आधार पर विभेद से प्रतिषेध किया गया है। इस कारण जनजातियों को या आदिवासी संस्कृतियों को उनके जन्म स्थान या उनकी जाति के आधार पर शेष समाज से पृथक रखना अपने आप में ठीक नहीं है। आर्टिकल 17 भी अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है। उनको अछूत ना समझा जाए, उनको मुख्य धारा या मुख्य समाज से बिल्कुल अलग ना समझा जाए। इसके अलावा तमाम आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पाठ के अंतर्गत हैं या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आदिवासियों के प्रशासन या आदिवासियों के कल्याण की बात कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आदिवासियों के द्वारा रोजी रोजगार संसाधनों में उनके हक हुकूक की बात पूरी तौर पर संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत वर्णित है। छठी अनुसूची की अगर बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो छठी अनुसूची की अपनी कुछ बहुत ही संगीन कमियां भी हैं, या हम लोग ऐसा कहें कि चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात तो है कि हम लोग मेघालय के राज्य से एक एग्जाम्पल देखें। मेघालय के राज्य में लगभग 90% सीट्स, मतलब 60 में से 55 सीट्स आदिवासी या जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित हैं। लेकिन मेघालय में केवल और केवल आदिवासी और जनजातीय ही पॉपुलेशन नहीं है, कुछ दूसरी भी जातियां रहती हैं, कुछ दूसरे भी समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ सामान्य समुदाय के रहने वाले लोग हैं। अब उनको संरक्षण देने की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी बहुसंख्यक आबादी वाले इलाकों में उनका स्थानीय प्रशासन अगर आदिवासियों को सौंप दिया जाता है या आदिवासियों को, जनजातियों को एक सीमा से ज़्यादा, एक आवश्यकता की सीमा से ज़्यादा अगर उनको स्वायत्तता दी जाती है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य में रहने वाली दूसरी जातियां अपने आप में संकट में आ जाएंगी, संकटापन्न हो जाएंगी, क्योंकि उनको अधिकारों से वंचित किया जाना, उनको महसूस होगा कि उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है या उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है, जो निश्चित तौर पर अतार्किक है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने देखा है, एक जिला है दिमा हसाओ। दिमा हसाओ में 1000 करोड़ की अभी हेराफेरी की जांच सीबीआई और आईएनए कर रही है। यानी इन स्वायत्त जिलों को अपना बजट बनाने की आज़ादी है, अपने कार्यक्रम तय करने की आज़ादी है, और उस तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से सरकार से बजट मांगने की भी आज़ादी है। तो ऐसा अनेक स्वायत्त राज्यों में, खासतौर से बोडोलैंड वाले राज्यों में, बोडोलैंड वाले जिलों में अक्सर देखा जाता है कि वो लोग धन का दुरुपयोग करते हैं। उनके आका विदेशों में बैठकर वहां के बजट में एक बड़ा हिस्सा लेते हैं। ये एक और बड़ी समस्या है इन राज्यों की, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा आते हैं। यहाँ स्थानीय दलबंदी भी एक नासूर बनी हुई है। उन्हें स्वायत्तता दिए जाने से स्थानीय स्तर पर नेतागिरी या स्थानीय स्तर पर धन और संसाधनों का बंदरबांट भी चालू हो गया है। इसके अलावा अगर हम लोग अभी हाल फिलहाल में देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में संशोधन करके जो जिला की स्वायत्तता है या जो स्थानीय स्वायत्तता है, उसमें अभी घटोतरी की गई है। ये भी अपने आप में एक नई चुनौती है। और चूंकि इन सब का सफल संचालन या सफल क्रियान्वयन केवल तब हो सकता है जब राज्य सरकारों के द्वारा स्थानीय जिलों को, स्थानीय परिषदों को सत्ता हस्तांतरित की जाए। इनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में ये देखा गया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का अभाव है, जो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के विषय में चर्चा के उपरांत हमें एक बात समझ में आई कि दोनों अनुसूचियों में जो केंद्रीय बिंदु है वो है आदिवासी या जनजातीय प्रशासन, लेकिन फिर भी दोनों में केवल स्वायत्तता का अंतर है। दोनों अनुसूचियों में इस बात का अंतर है कि आदिवासियों या जनजातियों के विकास और कल्याण का निर्णय कौन करेगा। जिन क्षेत्रों में आदिवासी और जनजातियों के विकास और कल्याण का निर्णय वहाँ की राज्य सरकार के अधिकांश हिस्से में होता है, तो वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आता है। और अनुसूची 6 में
स्थानीय समस्याओं या स्थानीय कार्यक्रमों या स्थानीय नीतियों को बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय स्वायत्त जिला परिषद या स्वायत्त स्थानीय परिषदों को, ग्राम परिषद या नगर परिषद को होती है। तो इस आधार पर हम मान सकते हैं कि छठी अनुसूची में आदिवासियों को अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का ज़्यादा अवसर प्राप्त होता है बनिस्बत 5वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों को। लेकिन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी टीएसी का निर्माण हुआ, टीएसी का निर्माण अपने आप में आदिवासियों को राज्य के प्रशासन में सहभागी बनाने जैसा है। लेकिन अनुसूची 5 में मुश्किल यह है कि जो टीएसी का निर्माण होता है, जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज़ बनती हैं, वो तब सलाह देती हैं जब राज्यपाल खुद सलाह मांगे। सभी सलाहकार परिषदों को अपनी मर्जी से राज्यपाल को कोई सलाह देने का अधिकार नहीं है। तो अगर यहाँ थोड़ा सा संशोधन करके और लद्दाख में ये लागू कर दिया जाए तो इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि पूरी छठी अनुसूची में किसी भी राज्य को शामिल करना या छठी अनुसूची को लागू करने का मतलब है कि अगर 90% पॉपुलेशन वहाँ की आदिवासी है और 10% पॉपुलेशन भी दूसरे समुदाय की है, तो फिर उन 10% लोगों के अधिकारों के साथ ऊंच नीच की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसा हम लोगों ने मेघालय के केस में देखा है कि 60 में से 55 सीटें रिजर्व हैं केवल आदिवासियों को, वो अपने मन से करते हैं। तो जब वो अपना मनमानापन करते हैं तो जो सामान्य समुदाय हैं वो उनकी परंपराओं से मैच खाएं या मेल खाएं या ना खाएं, ये संभावनाएं अधिक नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर उनके भी अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति में इस समस्या से निपटने के लिए लद्दाख की, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की लद्दाख की समस्या की, क्या लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लद्दाख की 3 लाख पॉपुलेशन पूरी तरह से, उसमें से 90% पॉपुलेशन आदिवासी है या जनजाति है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखते हैं तो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल हो जाना चाहिए या कर लेना चाहिए। लेकिन लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना ही केवल एकमात्र उपाय नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में पहले से ही स्वायत्त परिषदें हैं या उनको छठी अनुसूची में रखा गया है, वहां के भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में जो टीएसी है, ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज को अगर थोड़ा और शक्तिशाली बना दिया जाए तो इस टूल के आधार पर उनको राज्य प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित कराए जाने का अधिक मौका मिलेगा और उनको संतुष्टि भी मिलेगी। तो जो 5वीं अनुसूची में टीएसी या ट्राइबल एडवाइजरी कमिटीज हैं, जिसमें आदिवासियों को ही मेंबर बनाया जाता है, आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोगों को मेंबर बनाया जाता है, उनके अधिकारों को विस्तारित कर दिया जाए और 5वीं अनुसूची में भी अगर लद्दाख को शामिल कर दिया जाता है तो बहुत मुश्किलें नहीं आएंगी। और ऐसी स्थिति में लद्दाख को कहाँ जाना है, लद्दाख की डेस्टिनी क्या होगी, लद्दाख का भविष्य क्या होगा, लद्दाख 5वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा कि छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, मेरे हिसाब से किसी भी अनुसूची में शामिल किया जाए, लेकिन जो मूल समस्या है प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की, राज्यों को, स्थानीय सरकारों को या स्थानीय परिषदों को या स्थानीय एडवाइजरी कमिटीज को शक्तियां हस्तांतरित करनी चाहिए। अगर वो शक्तियां हस्तांतरित करेंगे तो स्थानीय लोगों को अपनी आवाज आगे रखने का मौका मिलेगा और वो अपने आप को सहभागी महसूस करेंगे, तो शायद वो आगे कभी भी इस तरह की मांग जीवन में उठाए ही नहीं। तो किसी भी राज्य को किसी अनुसूची में शामिल करने को लेकर कोई विवाद ना बढ़ाकर जो पहले से विद्यमान कानून हैं, उन्हीं कानूनों के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर अगर हम लोग पार्टिसिपेशन की बात को बढ़ाते हैं या उनकी सहभागिता को बढ़ाने की बात करते हैं या सहभागिता को बढ़ाने वाली संरचना को जन्म देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये समस्याएं जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। धन्यवाद।